जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? काफी दिनों बाद बात हो रही है आप सबसे। फटाफट से सबसे पहले तो एक बार जरा चेक करेंगे, आवाज क्लियर आ रही है ना? गाइस, आई एम ऑडिबल टू यू ना? एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली? एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे आवाज क्लियर आ रही है ना सभी बच्चों को। उसके बाद फिर हम बात करते हैं। यस सर, चलिए ठीक है। तो काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और जो आज क्लास काफी दिनों बाद हो रही है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं ना? देखिए, पेंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना महामारी फैली हुई है। और जो कोरोना पहले था, लास्ट ईयर था, उससे काफी कई हद तक खतरनाक ये कोरोना जो इस बार है। तो आप सब इस बार स्वस्थ रहिए, बचा के रखिए अपने आप को। देखिए, ये जो मई का महीना है ना, जो मई का महीना है, ये बहुत ही कठिन होने वाला है। इसमें हमें पता नहीं किस किस के, अब क्या कहें, मैं गलत भी नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं लोग, हमें पता नहीं किसका जो बॉडी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो ऐसे इस महामारी से बचकर रहिए। सबसे पहले, जैसा रॉबिन सर अभी क्या कह रहे थे, जान है तो जहान है। सबसे पहले तो अपनी जान, अपनी जिंदगी और अपने परिवार वालों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए खुद बाहर नहीं जाना है। अच्छा, ये भी नहीं सोचना है कि नहीं, मेरी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है, मैं बाहर चला जाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कोरोना से ठीक हो जाऊंगा। अरे, आप ठीक हो जाओगे, आपके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, दादी हैं, दादा हैं, उन सब का क्या? देखिए, हर किसी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो कोरोना हुआ और 2 से 3 दिन में ठीक हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखिए एक दूसरे का भी, और अपने आस पड़ोस में घर वालों का, परिवार वालों का। तो सबसे पहले तो ये। और दूसरी बात, ये जो पेंडेमिक है, ये जो पेंडेमिक है, जो महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन आजकल जो है सबसे ज्यादा हालत जो खराब है वो भारत में है, वो इंडिया में हालत खराब है। तो ये वैसे तो महामारी है, लेकिन इसमें स्टूडेंट के लिए एक, क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट के लिए जो टाइम है ना, ये इतना अच्छा टाइम है अगर वो यूज करना चाहे। वैसे महामारी है, बहुत ही बेकार है सारे लोगों के लिए, लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो इस टाइम में बहुत कुछ गेन कर सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि उसके पास दूसरा काम करने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अलावा। तो पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर डेली 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 इंप्रूवमेंट करिए, अपने खुद के अंदर डेली इंप्रूवमेंट करिए, जिससे क्या आपके लक्ष्य की ओर क्या है, कदम पे कदम बढ़ाए चल, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चल। एक स्टेप डेली बढ़ाइए और आपका लक्ष्य आपको नजदीक दिखेगा, ठीक है? दूसरी बात, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या शेड्यूल रहने वाला है? मैं जैसे कमेंट में देख रहा था कि सर टॉपिक वाइज करेंगे या कैसे करेंगे, प्रैक्टिस बैच है ये या फिर कैसे रहेगा, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। और किस एग्जाम को कवर करेगा, कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे, तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस यही दो बातों का ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो बीमारी से बचकर रहिए और घर परिवार वालों का भी ख्याल रखिए, ठीक है? अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्लास का शेड्यूल रहने वाला है, सब मैं आज, देखिए क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, कैसे हम जो सब्जेक्ट को आगे आगे लेकर बढ़ेंगे, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो मैं टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो अब पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, कुछ बच्चे जो बाहर रह रहे थे, जो अपने शहर से दूसरे शहर में गए थे पढ़ाई करने के लिए, हालांकि अब वो वापस जा चुके हैं, तो वापस गए हैं, तो घर वाले काम के लिए भी बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं है। काम के लिए बोल देते हैं तो ऐसा तो है नहीं तुमसे 24 घंटे काम करवाएंगे, थोड़ा बहुत काम भी करवा लेंगे 2-4 घंटे, तो क्या हुआ, बचे हुए टाइम में तो पढ़ाई कर सकते हो। 24 घंटे सोना तो है नहीं। मान लो तुम हद से हद करोगे तो 6 घंटे सो लो, बाकी टाइम में तो पढ़ाई कर सकते हो। तो ये पढ़ाई का टाइम है, इसे वेस्ट नहीं करना है। और बाकी आपको पता है, जैसा कि ये पीछे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर क्या है, सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएंगी। क्या? सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब आप अपने लक्ष्य को पालोगे, जब आप अपने एम को पालोगे, तो वह मंजर बहुत ही खूबसूरत होगा। आज मुझे पता है आज ये बहुत सारे, क्योंकि मैंने भी वो लाइफ देखी है, मुझे पता है आज बहुत सारे लोग ये कहने वाले हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ये लड़का तो पढ़ता नहीं है, ये लड़का तो फोन में लगा, आप क्लास ले रहे हो, ये लड़का तो फोन में ही घुसा रहता है, ऐसे कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन लेकिन याद रखिए, उनसे कुछ भी तुम्हें नहीं कहना है, उनसे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। तुम्हें रिप्लाई कब करना है? तुम्हारा सिलेक्शन ही उनके मुंह पर तमाचा होगा, और तुम्हारा जो रिप्लाई होगा वो तुम्हारा सिलेक्शन देगा। तुम्हारी तरफ से जो रिप्लाई होगा वो तुम्हारा सिलेक्शन देगा, तुम्हारी सक्सेस देगी। तुम्हें बीच में कुछ नहीं बोलना है। तो शांति के साथ मेहनत करते रहिए। तुम शोर मत मचाओ, तुम्हारी सफलता को शोर मचाने दो, तुम्हारी कामयाबी को शोर मचाने दो, ठीक है? तो चलिए
स्टार्ट करते हैं अपना। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि थोड़ा सा हमारी क्लास का क्या शेड्यूल रहने वाला है और कैसे कैसे हम जो पढ़ेंगे, किस एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। ये सब तो अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन पूछने का मौका भी दूंगा, दिल्ली पुलिस के लिए है क्या, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात, अब दूसरी बात, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो तो आपके में भी आता होगा कि देखिए इतनी सारी बुक्स होती हैं। अभी इससे पहले मेरी क्लास आपकी सिर्फ प्रैक्टिस क्लास हुई थी, आपने देखा होगा मैराथन में भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं हुई थी, या एक जिसे कहते हैं प्रॉपर क्लास जो होती है टॉपिक वाइज, वो नहीं हुई थी। तो आज से वो टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास क्या है, इतनी सारी बुक्स हैं, क्या है, इतनी सारी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, हमें टीचर की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हमें टीचर की जरूरत ही क्यों पड़ती है जब हमारे पास इतनी सारी बुक्स हैं, हम बुक से भी तो पढ़ सकते हैं। देखिए बुक्स इतनी मोटी मोटी बुक है। अभी आज मैंने, आपने जो है थंबनेल में देखा होगा, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूं। अगर पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट बुक की बात करूं तो मैं कहता हूं लक्ष्मीकांत है, लेकिन वो इतनी मोटी बुक है। वाई ग्रुप के लिए भी वो बेस्ट बुक है, अब कहें सिविल सर्विसेज के लिए भी अच्छी है, एनडीए के लिए भी अच्छी है, एफकेट के लिए भी अच्छी है। किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये कैसे पता चलेगा, किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये कैसे पता चलेगा, और हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है ये कैसे पता चलेगा कि सर ये तो टीचर बताएगा। तो टीचर का काम ही तो यही होता है तुम्हें डायरेक्शन दिखाना, टीचर का काम ही तो ये होता है डायरेक्शन दिखाना। जो पजल्ड चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको बहुत ही आसान करके तुम्हें दिखा देना, तो उनको बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें समझा देना, और उनको बता देना कि भाई ये लेवल है तेरे एग्जाम का, तुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, इस डायरेक्शन में चलना है। ताकि इतना ना हो कि हम पढ़ते रहें 2 साल 4 साल 6 साल हो जाएं और एग्जाम तब भी क्लियर नहीं हो, फिर क्या फायदा उस चीज का। और मजा तो तब है ना जब हम पहली बार में ही तैयारी करें और पहली बार में ही सिलेक्शन पालें। क्यों भाई, है नहीं बात। तो पहली बात, इस इतने बड़े पहाड़ जैसे सिलेबस में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, ये सब टीचर आपको जो बताता है। तो उस चीज के लिए आप जुड़े रहिए। कैडेट्स परिवार आपके साथ में है। देखिए महामारी फैली हुई है तो फ्री क्लासेस लेकर आपके सामने जो हम सब हाजिर हैं। दूसरी बात, हमारी क्लास चलेगी, देखिए 2 तरह से होता है। एक होता है फैक्ट, एक होता है हम फैक्ट को पढ़ लें। किसको पढ़ लें, फैक्ट को पढ़ लें, मतलब रट लें। और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट को समझ लें। क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर आएंगे और हमें बता देंगे ये चीजें होती हैं और हम उन्हें याद कर लेंगे, तो सॉरी भाई, ये क्लास उनके लिए नहीं है। ये क्लास उनके लिए जो समझने को तैयार है। क्योंकि यहां मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि भाई साहब यहाँ 1773 में एक एक्ट आया था जिसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, और इसको हम जो रट लेंगे 15 दिन बाद भूल जाएंगे, एग्जाम तक भूल जाएंगे। भाई साहब इसमें हम ये देखेंगे कि 1773 में क्यों आया वो एक्ट, 72 में क्यों नहीं आया, उस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों है, कुछ और नाम क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ही क्यों हुई, उससे हाई कोर्ट की स्थापना क्यों नहीं हुई। तो हम सारी चीजों को देखेंगे। मतलब हमारा फोकस किस पर होगा, कॉन्सेप्ट पर होगा। और जहां जहां फैक्ट की जरूरत होगी वहां वहां भी फोकस होगा। जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहां कॉन्सेप्ट लाएंगे, और जहां फैक्ट की जरूरत होगी वहां फैक्ट। अब कई सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं वैसे भी कमेंट पढ़ रहा था, तो ये किस किस एग्जाम के लिए होगा, कौन कौन से एग्जाम्स कवर होंगे इसमें, एक बार ये देख लीजिए। कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे एक बार इसमें ये देख लीजिए। तो देखिए इसमें एयरफोर्स, जो वाई ग्रुप होता है आपका, जो नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसी असिस्टेंट कमांडेंट, एसीसी आर्मी कैडेट कॉर्प्स। एसी और एसीसी अलग अलग होते हैं दोनों एग्जाम। तो ये दोनों हो गए। ये इसमें एक बार जब हम मिलिट्री में चले जाते हैं उसके बाद जो अंदर एग्जाम होता है उसे एसीसी बोलते हैं, और बाहर जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसे हम एसी बोलते हैं। और एसी के बाद में क्या हो गया, आईबी, आईबी के बाद में ईपीएफओ। कौन सा, ईपीएफओ। अगर हम एसएससी की तरफ जाएं तो सीएचएसएल, सीएचएसएल के बाद में सीजीएल, सीजीएल के बाद में सीपीओ, दिल्ली पुलिस एसआई, यूपीएसआई। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल भी आ जाएगा इसमें, एसएससी जीडी, यूकेएसआई। या फिर आप कह सकते हैं किसी भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या फिर आप कह सकते हैं नेट का एग्जाम हो, या फिर स्टेट के जो प्री के एग्जाम होते हैं, स्टेट के जो प्री के एग्जाम होते हैं। भाई साहब कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, आप प्री की बात कर रहे हो, अभी यहाँ पर आप ईपीएफओ की बात कर रहे हो, कहां आप जीडी की बात कर रहे हो।
कहां आपने जीडी को भी इसमें रख लिया, एसएससी जीडी को, कहां आपने ईपीएफओ को भी रख लिया। ईपीएफओ सिविल के बाद होने वाला एग्जाम है। भाई साहब मेरी बात सुन लो, इस बैच का थंबनेल तुमने देखा है? थंबनेल क्या है? जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का मतलब समझ रहे हो तुम? इस बैच को स्टार्ट किया जाएगा बिल्कुल बेसिक से, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, वहां से इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसको बिल्कुल लेके जाएगा, एडवांस लेवल पर लेके जाया जाएगा। इसीलिए इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो। बेसिक से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो से, जिसे कुछ नहीं आता वहां से स्टार्ट होगा। और जब ये बैच खत्म होगा ना, जिस दिन आखिरी दिन होगा, उस दिन मैं तुम्हें पूछूंगा, क्या बताओ बीपीएफओ का एग्जाम क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इससे जिस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस आती है, जिस एग्जाम में पॉलिटी आती है, उस हर एक एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी बात, आज कह रहा हूं क्लास खत्म होने के बाद, मतलब क्लास खत्म होने का मतलब इन द सेंस जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन मैच कर लेना। अगर पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन आता है ना, अगर पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन आता है, बेकार है पढ़ाना, कोई मेहनत का कोई फायदा नहीं है, कितना भी पढ़ा लो यहां पर, अगर पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है ना। तो पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सब कुछ यहीं से मिलेगा। दूसरी बात, पीडीएफ कि सर कौन सी बुक खरीद लें, कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। जितने नोट्स प्रोवाइड करूंगा उनको प्रॉपरली पढ़ते रहना, जैसा शेड्यूल बताऊंगा उस हिसाब से पढ़ते रहना। डेली पढ़ाऊंगा, एक बार क्लास में पढ़ना है, नोट्स खुद बनाने हैं, साथ में मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन साथ के साथ भी बनाने। दूसरा, 24 घंटे के अंदर क्लास रिवाइज हो जानी चाहिए। डेली शाम को पढ़ाऊंगा, अगले दिन सुबह में क्लास रिवाइज कर लो, एक बार क्लास रिवाइज कर लो वीकली, और इसके बाद वीकली रिवाइज करने के बाद जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो मैं रिवीजन ऑलरेडी करवाऊंगा। अब क्लासेस कैसे चलेंगी, क्लास का शेड्यूल सुन लो। ये तो रहे एग्जाम, अब मेरी बात, क्लास का शेड्यूल सुन लो 2 मिनट में, उसके बाद में सीधा मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? क्लास का शेड्यूल और सुन लो। शेड्यूल क्या रहने वाला है क्लास का, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को जो किस तरीके लेकर चलेंगे। देखिए, लगभग लगभग ये क्लास होगी 70 मिनट की आपकी। कितने मिनट की क्लास होगी? 70 से 80 मिनट की ये जो क्लास होगी आपकी। और इस क्लास में क्या करवाया जाएगा कि स्टार्टिंग के 55 मिनट में, स्टार्टिंग के 55 मिनट में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल टॉपिक को जीरो से उठाकर उसको समझाया जाएगा। और पढ़ाने के बाद लास्ट के जो 15 से 20 मिनट बचेंगे, लास्ट के 15 से जो 20 मिनट होंगे, उसमें क्या होगा? उसमें जितना पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू, जितना पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू। अच्छा, ये एमसीक्यू कौन से होंगे? ये एमसीक्यू खुद मॉक एमसीक्यू भी होंगे और प्रीवियस ईयर भी होंगे। इसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर लेके आए जाएंगे? पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तुम्हें, पिछले 10 साल के। और जो भी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, एफकेट हो, एसी हो, हर किसी एग्जाम के आपको ध्यान रखना 10 साल के क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। और उनके आंसर मैं नहीं दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, आंसर सारे आप दोगे। ठीक है भाई, आंसर सारे आप दोगे। क्या पूछ रहे? पता नहीं, कमेंट काफी फास्ट चल रहे हैं तो। ओपी पटेल सर कब आएंगे? ओपी पटेल सर भी जल्द ही आ जाएंगे। एक्चुअल में क्या है, देखिए, जैसे अभी हम तो सिंगल आदमी है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपना अकेले का ख्याल रखना बहुत ही आसान है। लेकिन जैसे पटेल सर हो गए तो उनकी फैमिली है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो उन सब का ध्यान रखना, प्लस यहाँ अकेडमी आना, यहाँ से वापस जाना। और आपको पता है कोरोना कितना फैला हुआ है, तो थोड़ा उसमें रिस्क भी रहता है परिवार के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं। बाकी बहुत जल्दी ओपी पटेल सर भी आ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, इस हिसाब से शेड्यूल रहेगा। अच्छा, ये तो रहेगा डेली का शेड्यूल। इसके अलावा क्या होगा? जो आपका संडे होगा, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी। और ये जो संडे होगा, इस दिन भी आपको बैठने नहीं दूंगा मैं चैन से। चैन से तो तब तक बैठने नहीं दूंगा मैं जब तक एग्जाम नहीं होगा। जो ये संडे रहेगा, संडे को क्या होगा? संडे को जितना पूरा वीक में पढ़ाया गया है, जितना मंडे टू सैटरडे पढ़ाया गया है, जितना भी पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसमें क्या होगा? 20-20 क्वेश्चन हर एग्जाम के कवर, 20 एयरफोर्स के, 20 नेवी के, 20 एनडीए के, 20 सीडीएस के। इस हिसाब से क्या होगा? हर संडे को आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे। देखिए, हम बहुत सारा पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं ना, तो तब हमें याद आता है ये तो क्वेश्चन हमसे हिल ही नहीं रहा है, हमने पढ़ा हुआ है जबकि। तो उसकी प्रैक्टिस भी मैं आप सबको करवाऊंगा, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत, मतलब एक बार ये सोच लिया आपने, ये इस बैच में आ गए ना, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल
प्रैक्टिस में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसको कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में नहीं घुसा सकता। लेकिन ये जो क्लास है ना, इसे मैं ऑफलाइन की तरह लेके चलूंगा बिल्कुल। ऑफलाइन में क्या होता है, पहले हम टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन करवाते हैं, फिर वीकली क्वेश्चन होते हैं संडे को, और संडे के बाद में जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर आपके लिए लेके आऊंगा मैं सब्जेक्ट की मैराथन। सब्जेक्ट की मैराथन में क्या होगा, कोई भी एग्जाम हो, पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी से। मतलब ये कह सकते हो आप, ये जो पॉलिटी चलने वाली है ना, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र हो गया, इसको पढ़ लो, किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओ। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, दो तरीके होते हैं हमारे पास पढ़ने के। कितने तरीके होते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आपका, लेकिन लेकिन आज ले रहा हूं टाइम ये स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट का, इसके बाद बीच में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जो एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया ना, फिर वो सीधा चलता रहेगा रिदम में। तो इसीलिए आज समझा देता हूं, स्टार्टिंग में ही समझा देता हूं सारा सिलेबस होगा। अरे भाई तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं है, सिर्फ क्लास में आके बैठ के कॉपी पेन उठा लो, कुछ नहीं करना है। सिलेबस की टेंशन मत लो, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, बात खत्म, उससे बाहर कुछ नहीं। अब दूसरी बात, एक होता है कि हम पढ़ते हैं, जैसे हमें एग्जाम देने जाना है एनडीए का एग्जाम देने जाना है। दो तरीके होते हैं पढ़ने के। अगर हमें एनडीए का एग्जाम देने जाना है तो हम क्या करते हैं, कौन से पेन से लिखूं, इससे लिख देता हूं। अगर हमें एनडीए का एग्जाम देने जाना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी इसकी ब्राइटनेस कम करवा देना नेगी को बोल के, नहीं हाँ ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है बच्चों की। तो एनडीए का एग्जाम देने जाना है तो हम क्या करते हैं, सिलेबस देखो सबसे पहले। एक तो हमने देखा सिलेबस, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पढ़ा। तरीका क्या है कि जैसे सिलेबस में पॉलिटी के जो जो टॉपिक है मैंने पढ़ दिए, लेकिन दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका क्या है हमारा, कि हमने देखा जैसे हमें पॉलिटी पढ़नी है तो हमने कहा एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं हम क्या करेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। इतना हमारे पास टाइम है, मान लो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में हम पॉलिटी पढ़ देंगे। और पॉलिटी पढ़ने के बाद चाहे हमें एनडीए में बिठा दे, चाहे हमें एयरफोर्स में बिठा दे, चाहे हमें जो है नेवी में बिठा दे, मतलब एफकेट में बिठा दे, एसी में, किसी भी एग्जाम में बिठा दे, पॉलिटी का जहां क्वेश्चन आएगा वहीं ठोक के आ जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दो तरीके हैं। तो एक इसी हिसाब से मान लो अगर मैं एयरफोर्स लेके चला तो सिर्फ एयरफोर्स कवर होगा, मैं सारा लेके चलूंगा, ठीक है ना, समझ आ गया आप सबको। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट से पूछ लेंगे, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी क्लास, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी क्लास। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट से पूछ लेंगे जरा, चलो। सिर्फ पॉलिटी नहीं, सिर्फ पॉलिटी नहीं, मैं जीएस का पूरा पोर्शन लेके चलेंगे, चाहे पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपका जो है इकोनॉमिक्स हो गई, कोई भी पोर्शन होगा, बाकी बायोलॉजी हो गई, सारा पोर्शन लेके चलेंगे। जब पटेल सर आ जाएंगे तो साइंस वाला पोर्शन सर देखेंगे, तो हम पूरा पोर्शन लेके चलने वाले हैं, टेंशन मत लो, सिर्फ पॉलिटी नहीं। और बताओ, संजीव सर कहाँ हैं? संजीव सर की क्लास आपको सर ने बताया ही था कि 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, मे बी मोस्ट प्रोबेबली कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा सर, अरे उनके गांव को ही लॉक किया हुआ है, गांव में कई सारे कोरोना पॉजिटिव मिल गए, उन्होंने गांव को सील कर दिया, तो सर घर जा रखे थे तो बाहर नहीं आ पा रहे। ज्योग्राफी कब होगी? मे बी मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी साथ में, पॉलिटी के साथ में। चलो, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की टेंशन मत लो। और जिसने एनडीए का एग्जाम दिया है उसने देखा भी होगा, लास्ट में क्या हुआ था, मैं अक्टूबर और नवंबर के नहीं करा पाया था क्योंकि मैराथन स्टार्ट हो गई थी। मैराथन के बाद में एयरफोर्स के एग्जाम से रिलेटेड जो है क्लास पोस्टपोन हो रही थी बार बार में, क्योंकि कभी एग्जाम होना है नहीं होना है उसके रिगार्डिंग मैराथन थी। तो अक्टूबर नवंबर के नहीं करा पाया था, लेकिन जितने कराए थे वो आपके सामने है और एनडीए वाले बच्चों को पता है, ठीक है। तो करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेनी है, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने एक बार कह दिया कि करंट अफेयर मेरे ऊपर छोड़ दो, टेंशन मत लो, भूल जाओ तुम करंट अफेयर को। और चलो कोई नहीं, बाद में बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे। और अभी जो पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी भाई साहब आपको, पुराने बच्चों को पता भी है पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ये सर्च करना टेलीग्राम में जाकर, ये सर्च करना कैडेट्स डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम में जाकर, और सबसे सामने यहाँ पर संजीव सर की फोटो लगी हुई होगी, उस चैनल में आपको डेली की डेली पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर मैं क्या करूंगा कि पूरे हफ्ते की पीडीएफ एक ही बार में प्रोवाइड कर दिया करूंगा मंडे को ही, तो जब पूरा हफ्ते आप उससे जो है पहले से पढ़ के आ सकते हो, ठीक है।
फिजिक्स एंड मैथ्स, अरे सब स्टार्ट हो जाएंगे, तुम तो पता नहीं क्या क्या पूछने लग जाते हो जीएस से बाहर। हाँ अच्छा, एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, अभी सुन लो फिर स्टार्ट करते हैं। एक चीज बहुत जरूरी चीज है भाई, मैं बता देता हूँ कि इसमें तीन तरह के बच्चे मुझे पता है मिलेंगे। एक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, एक जिन्होंने कहीं कहीं से कोई कोई टॉपिक पढ़ लिया, सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया है, एक वो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। भाई साहब मैं हर किसी की बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरा सिलेबस उसके लिए तो मिलने वाला ही है, जिन्होंने कहीं कहीं से पढ़ रखा है उसके लिए कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, और जिसने पूरा भी पढ़ रखा है ना उसको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन एक काम करना, जैसे पता चला तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, मैं पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल राइट्स, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सर वाइस प्रेसिडेंट की वीटो पावर होती है या नहीं होती है, ये बता दो जरा। तो प्लीज ये काम मत करना, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, ये काम मत करना कि मैं तुम्हें मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूं तुम प्रेसिडेंट पे पहुंच गए, या मैं तुम्हें प्रेसिडेंट पूछ रहा हूं तुम कह रहे हो सर सेंटर स्टेट रिलेशन के जो डिस्प्यूट होते हैं वो कौन सॉल्व करता है। तो करना क्या है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है किसी भी बुक में है कहीं से भी आप आके पूछ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना वहां तक, उससे आगे मत भागना, उससे आगे नहीं भागना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, आइए इधर। तो पहली बात तो, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो इसमें दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो दो शब्द हमको देखने को मिलते हैं, एक मिलता है कौन सा, पॉलिटी, और दूसरा शब्द हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना भाई, पॉलिटी, रुक जाओ एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं हिंदी में अच्छा, कंटेंट जो मिलेगा ना वो तुम्हें बाइलिंगुअल मिलेगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसको रिवाइज करना है। पॉलिटी को क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। अरे भाई ठीक, हिंदी में थोड़ा बहुत गलती हो जाए भाई माफ कर देना, पहले ही कह दे रहा हूँ, हिंदी में कुछ गलत लिख जाए मेरे से मुझे पता नहीं, 10th तक मेरे पास हिंदी थी उसके बाद थी नहीं, ठीक है, तो गलत भी लिख जाए तो कर लेना, ठीक है। भावनाओं को समझना है यार, क्यों तुम वर्ड्स पे जा रहे हो, ठीक है ना। तो पॉलिटी को बोलते हैं राज्य व्यवस्था, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान होता है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर हम सिविल वगैरह का एग्जाम देते हैं तो इस डिफरेंस को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जरा खाली उस पर देखते हैं स्लाइड पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, संविधान क्या होता है। देखिए भाई, आप सबका घर परिवार है, आप सबका घर परिवार है, जी हाँ बिल्कुल है। तो परिवार में मान लो पापा ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, परिवार में पापा ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, क्या रूल्स, कि कोई भी सदस्य, परिवार का कोई भी सदस्य 6 बजे के बाद नहीं सोएगा, 6 बजे से पहले सबको उठ जाना है, और सबसे पहले उठने के बाद क्या करना है, ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद आप कुछ भी करो, जो बच्चे हैं वो पढ़ने चले जाएंगे स्कूल, मम्मी है, अगर हम इंडिया में बात करें तो जनरली हाउसवाइफ होती हैं, तो वो घर का मान लो खाना वगैरह बनाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं तुम मुझे गलत साबित कर दो कि सर नहीं सर्विस करती हैं, जॉब पर भी जाती हैं वेमेंस, मैं सब ठीक कह रहा हूँ, लेकिन वो मेजोरिटी ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन में ये चलता है कि हाउसवाइफ होती हैं, तो मान लो मम्मी हाउसवाइफ है तो वो घर का काम करेंगी, पापा ऑफिस जाएंगे, वो चले गए। और रात का शेड्यूल बना रखा है कि रात को 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा, 10 बजे से पहले जहां घूमना है दोस्त यारों के साथ घूम के आ जाओ, लेकिन रात को 10 बजे आपको घर पहुंच जाना है। तो ये क्या है, एक परिवार के रूल्स हैं, एक परिवार को चलाने के लिए क्या है, रूल्स हैं। अच्छा इनको किसी कॉपी में लिखने की जरूरत है हमें, नहीं जरूरत है, क्योंकि क्या है, घर परिवार में टोटल 4-5 आदमी तो रहते हैं, या 6-7 जो भी रहते हैं, और उन सबको ये सब पता है, पापा ने एक बार कह दिया सबको खड़ा करके, हाँ भाई तुम्हें ये करना है तो वो करेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक कंट्री को और एक परिवार से कंपेयर करें तो है तो सब कुछ ऐसे ही, लेकिन कंट्री क्या है, बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, इतनी सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, और उसमें बहुत बड़े लेवल पर है, तो सिर्फ कह देने मात्र से जो है सब कुछ नहीं हो पाएगा, हर किसी को पता होना चाहिए, अगर वो भूल गया तो क्या करे। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉपी उठाई, हमने एक कॉपी उठाई और उसमें उन रूल्स को क्या कर दिया, लिख दिया। हमने एक कॉपी उठाई, कॉपी में हमने लिख दिया कि हाँ भाई भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, और भारत के हर राज्य में क्या होगा, एक एक गवर्नर होगा, एक एक सीएम होगा, इस तरीके से जो भी रूल्स थे हमने एक कॉपी में लिख दिए, और उस कॉपी के ऊपर नाम क्या दे दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान उस कॉपी के सबसे ऊपर लिख दिया। अच्छा सर ये है क्या, हम समझे नहीं, मतलब समझ रहे हो, अ बुक ऑफ रूल्स, अ बुक ऑफ रूल्स, ये तो हो गया आसान भाषा में, 3 इडियट देखे हो ना कि आसान भाषा में,
तो आसान भाषा में कहें तो क्या हो जाएगा, अ बुक ऑफ रूल्स। लेकिन अगर हम नॉर्मली वो लिखने वाली भाषा में कहें तो अ रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट थ्रू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री रन्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक लिखित या फिर बिना लिखा हुआ भी हो सकता है, रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा किसी देश का शासन या प्रशासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, संविधान कहते हैं। तो ऐसी किताब जिस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है और उसी के द्वारा देश चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये तो रहा संविधान कि सर फिर पॉलिटी क्या होती है, हम तो पॉलिटी पॉलिटी पढ़ रहे थे, आपके थंबनेल में भी हमने पॉलिटी देखा। देखिए भाई साहब, तो संविधान में हमने क्या कर दिया, रूल्स लिख दिए, संविधान में हमने बहुत सारी चीजें लिख दी, लेकिन उन रूल्स को प्रैक्टिकली ग्राउंड पर लेके आना, उन रूल को इंप्लीमेंट करना। जैसे संविधान में आप सबको पता है संविधान में क्या लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करनी है, हमें शिक्षा प्रोवाइड करनी है। 6 से 14 साल के बच्चों को हमें शिक्षा प्रोवाइड करनी ही करनी है, बाकी बड़े हो जाएं तो करो मत करो, लेकिन 6 से 14 साल के बच्चों को करनी है। ये कहां लिखा है, ये संविधान में लिखा है। लेकिन सिर्फ लिख देने मात्र से कुछ होगा, चलो लिख दिया संविधान में, अब क्या हो गया, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है। तो इसको ऑन ग्राउंड भी तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना कि हर फैमिली के 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ऑन ग्राउंड जो इंप्लीमेंट होता है, संविधान का जो प्रैक्टिकल रूप होता है, क्या संविधान का जो प्रैक्टिकल रूप होता है, संविधान को वास्तविक में इंप्लीमेंट करना, संविधान का जो प्रैक्टिकल रूप होता है उसको ऑन ग्राउंड जब हम लेके आते हैं उसी को हम कहते हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था। संविधान में रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स का जब हम पालन करते हैं तो वो क्या होती है, राज व्यवस्था होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस। अच्छा, अगर किसी को लग रहा हो कि स्लो चल रहे हैं, तो आपको पता है मैराथन भी आपने देखी है कि स्टार्टिंग में हम स्लो ही शुरुआत करते हैं, स्लो शुरुआत करने के बाद में जब लास्ट में जब पहुंचते हैं, लास्ट में क्लास खत्म होने वाली होती है, तो आपको सबको पता है 2 से 3 क्लास स्लो रहने वाली हैं, इसके बाद में हम स्पीड पकड़ लेंगे फटाफट से। हमने तो 3 साल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो 3 साल से कर दिया तो और ज्यादा अच्छी बात है, बाकी तो ये सब हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर खड़े होके आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े होके आपको पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ भाई साहब, ये संविधान में लिखा हुआ है, वरना तो पुलिस पकड़ पकड़ के मेरे को जेल में डाल देती, मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता। तुम दोस्तों से फोन पर बात कर लेते हो क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, तुम एक जगह इकट्ठे हो जाते हो क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, तुम स्कूल जाते हो क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, तुम जो भी काम कर रहे हो ना वो संविधान में लिखा हुआ है, तुम फ्री घूम सकते हो, पुलिस तुम्हें पीटती नहीं है बिना अपराध किए, क्यों, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। सारी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं, तो तभी तो मैं कह रहा हूं संविधान क्या है, बुक ऑफ रूल्स। क्या है, बुक ऑफ रूल्स। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि संविधान, अब हमें ये देखना है, चलो संविधान समझ लिया, पॉलिटी समझ ली, अब हमें ये देखना है ये संविधान बना कैसे, किसने संविधान को बनाया, वो कौन थे संविधान को बनाने वाले, तो हम ये सब देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूं, एक बार तुम्हारे साथ सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद में हम अपनी प्रॉपर क्लास देखेंगे कैसे संविधान बना, संविधान के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो एक बार क्या करते हैं, सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में, और फिर जो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ जरा इधर। तो एक संविधान किसी भी देश को चलाया जाता है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो वो बुक, वो किताब जिसके द्वारा भारत के शासन प्रशासन को चलाया जाता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है भाई, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई, पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा, पेपर से पहले। पेन का कलर चेंज कर लो भाई, पेन का कलर चेंज कर लिया। ठीक है, अब सुनो जरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी बात याद रखना, लेजीनेस मत दिखा देना, लाइव पढ़ लेना, लाइव, क्योंकि क्लास सिर्फ 24 घंटे तक ही रहेगी, 24 घंटे बाद क्लास अपने आप फुर्र हो जाएगी, अपने आप हट जाएगी, तो इसलिए लाइव पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो सिलेबस को देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई, इसके 2 पार्ट आते हैं, क्या आते हैं, 2 पार्ट आते हैं, एक होता है संविधान का विकास और एक होता है संविधान कब बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कब बना, कैसे बना, ये हम देखते हैं। और दूसरा पार्ट होता है संविधान का विकास, संविधान का विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, या फिर इसे हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं, संवैधानिक विकास भी कहते हैं। ये तब से स्टार्ट होता है जब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब से स्टार्ट होता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ही वो एक्ट था, पहला कानून था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में लाया गया था। ठीक है, तो तब से ये स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 1947 तक। मैं यहां से इसको स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये हम हिस्ट्री के साथ में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, अब सिर्फ मैं एक्ट एक्ट पढ़ा दूंगा।
क्योंकि इतना डेप्थ में जाऊंगा मतलब हम हिस्ट्री पढ़ने लग जाएंगे पूरी। तो लेकिन हिस्ट्री के साथ में जब हम पढ़ेंगे तो ये समझेंगे 1773 में क्यों आया, 72 में क्यों नहीं आया, या 75 में क्यों नहीं आया, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो इससे कुछ असर नहीं पड़ता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर। इसे हम कब पढ़ेंगे, हिस्ट्री के साथ में। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से और संविधान के निर्माण से आज हम जो शुरुआत करेंगे। तो जरा फटाफट से सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हमें जो पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा पढ़ना है। इसके अंदर क्या आएगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या आएगा, पहला चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। इसी हिसाब से बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा आपको, और कंटेंट आप जहां चाहो जहां मैच कर लो। जिस पेड कोर्स से करना है पेड कोर्स से मैच कर लो, ऑफलाइन क्लास से करना है ऑफलाइन क्लास से कर लो, जिससे चाहो उससे मैच कर सकते हो कंटेंट को, ठीक है। कहीं भी आपको कमी नहीं मिलेगी, हमेशा कंटेंट 21 ही मिलेगा। सब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, मेजर कमिटीज, महत्वपूर्ण समितियां, मुख्य विशेषताएं किसकी, संविधान की, शेड्यूल्स, अनुसूचियां, प्रस्तावना क्या होगी, फिर संविधान के जो पार्ट्स होते हैं, जो 25 पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। यूनियन टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र, भारत में कितने राज्य हैं, वो राज्य कैसे बने, जम्मू कश्मीर कैसे बना, इन सब के बारे में देखेंगे। जो भी वहां पर, अच्छा बीच बीच में मैं क्या करूंगा, तुम्हें जो बर्निंग इश्यूज रहते हैं वो सब भी, जैसे गलवान वैली में जो दिक्कत हुई थी वो पढ़ाऊंगा। गलवान वैली क्या है, पेंगोंग शो लेक क्या है, पीओके क्या है, और एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, एलएसी और एलओसी में क्या फर्क है, चाइना के साथ हमारी कौन सी बाउंड्री है, पाकिस्तान के साथ कौन सी बाउंड्री है, मैं सब कराता जाऊंगा बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, बर्निंग इश्यूज, ठीक है। सिटीजनशिप, नागरिकता, भारत का नागरिक कौन होता है, नागरिक कौन होते हैं, पीपल में और नागरिक में क्या फर्क है, नागरिक में और पर्सन में क्या फर्क है, फिर एलियन कौन होते हैं, उनके पास कौन कौन से राइट होते हैं, ये सब हो जाएगा। फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आएंगे, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे अब 6 हैं, कब हटे, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पुलिस से रिलेटेड हमारे पास क्या है, कई बार देखा होगा ना गांव में क्या करती है, 2 पुलिस पे बाइक पर आते हैं 2 पुलिस वाले, और आते हैं देखते हैं तुम कहाँ हो, जो भी मतलब मान लो पड़ोसी ने 1000 रुपए दे दिए पुलिस वालों को, पुलिस वाले आएंगे बाइक पर तो बीच में उठा के तुम्हें रख के ले जाएंगे। अबे उनके पास अधिकार है तुम्हें उठा के ले जाने का, और जाएंगे 2 डंडे मारेंगे और 2 घंटे बाद छोड़ देंगे, या 1 दिन में छोड़ देंगे। भाई साहब दरोगा की नौकरी खा जाओगे तुम। पता होना चाहिए, बस उनके पास अधिकार ही नहीं है। वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इस का वो फायदा उठाते हैं। वरना उनकी हिम्मत ना पड़ जाए जो अरेस्ट करके, तुमने देखा नहीं मूवियों में वारंट दिखा, क्या होता है वारंट कैसे, अच्छा वो भी हमें अगर उठा के ले भी गया ना गलती से, भाई साहब लॉकअप में नहीं डाल सकता, और लॉकअप में डालना तो छोड़ो, अच्छा लॉकअप में डालने की छोड़ो, वो तो डंडे मार मार के जो है अगले दिन छोड़ जाते हैं। तो ना वो डंडा मार सकता ना कुछ नहीं। ये सब हम कहां सीखेंगे, ये सब हम सीखेंगे फंडामेंटल राइट में। पुलिस के खिलाफ हमारे पास क्या क्या कानून है, सरकार के खिलाफ हमारे पास क्या क्या कानून है, सरकार पर हम कैसे केस कर सकते हैं, ये जो विमेन्स के लिए रिजर्वेशन होता है, आईआईटी में रिजर्वेशन होता है, ये सब कहां से होता है, ये सब हम जो देखेंगे। कोई भी किसी भी धर्म को मान लेता है, कोई हिंदू है कोई सिख है, धर्म परिवर्तन होता है, ये सब कैसे होता है, ये सब हम कहां देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स में। अगर मैं चाहूं तो किसी भी धर्म को मान सकता हूं, मान लो आज हिंदू कल मुस्लिम बन गया, परसों सिख बन गया, मैंने कहा सोमवार को हिंदू रहूंगा, मंगलवार को मुस्लिम रहूंगा, और बुधवार को सिख बनूंगा मैं, तो तुम बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब धर्म के बारे में सब हम जानेंगे किसमें, फंडामेंटल राइट में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी पार्ट 4 में होता है, आर्टिकल नंबर 36 से 51। अभी मत लिखो, सिर्फ सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं, सब प्रोवाइड करूंगा तुम्हें, सबकी पीडीएफ मिलेगी बाइलिंगुअल। तो डीपीएसपी वो होते हैं जो हम एक राज्य से उम्मीद करते हैं कि राज्य को ऐसा ऐसा करना चाहिए। जैसे अगर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वालों ने कुछ कायदा कानून बना रखे होते हैं ना, फॉर हमें ड्रेस में आना है, स्कूल ड्रेस पहन के आनी है, सब एक दूसरे से दिखें। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, उन पर हमें जो ध्यान देना है। इसके बाद हम यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। कहां पर आते हैं, संजीव सर कब आएंगे भाई, बार बार पूछ रहे हो, बताया तो मैंने, वो संडे तक आ जाएंगे, और मे भी हो सकता है कल परसों में ही आ जाएंगे, लेकिन जो वो क्लास में भी आपकी या तो संडे से या मंडे से ही लेंगे, ठीक है। चलो यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें, लोकसभा, इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा क्या होती है, अपर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने वाले आदमी को हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सारे एक्ट कानून करता है, और वो करवाता किससे है, प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट इसकी कठपुतली होता है, इसको हम हटा कैसे सकते हैं, इम्पीचमेंट क्या होता है, इलेक्शन कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम किसमें देखेंगे, प्रेसिडेंट में देखेंगे। फिर आ जाएगा उपराष्ट्रपति हम देखेंगे। फिर कौन आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, कौन, हमारे जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं,
तो उनके बारे में हम जो पढ़ेंगे। इसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल होता है कि मंत्रियों की बैठक चल रही है, इस मंत्री ने ये कह दिया। रेलवे मिनिस्टर, जैसे आपने सुना होगा पीयूष गोयल जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर हो गए, जितने भी ये मिनिस्टर बनते हैं ये सब कैसे बनते हैं और कितने मिनिस्टर बन सकते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, किचन कैबिनेट क्या होती है, इस सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, पूरे भारत में देखा होगा आपने आजकल जो इलेक्शन चल रहे थे, और इलेक्शन की वजह से ये इतना कोरोना फैल रहा है, क्योंकि इलेक्शन में रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों को रोका नहीं जा रहा है, और उन रैलियों की वजह से और ज्यादा महामारी आएगी। अभी तो उनका रिजल्ट आना बाकी है ना, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है ब्रिटेन वाला, ये एक हफ्ते बाद तो अपने सिम्टम दिखाता है, तो अभी तो रैलियों का रिजल्ट भी आएगा। तो रिजल्ट आएगा। अब देखो कोरोना केसेस दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, पहले 1 लाख तक आते थे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, अब देखो कितने आ रहे हैं। तो ये सब होगा। इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप एनडीए का एग्जाम देते हो ना, एनडीए का एग्जाम कौन करवाता है, यही वो बॉडी है जो आपका एनडीए का एग्जाम करवाती है, यूपीएससी। इसके बारे में पढ़ेंगे। एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस, अच्छा यही वो बॉडी है जो आईएएस का एग्जाम भी करवाती है। एनडीए का भी यही करवाता है, सीडीएस का भी यही करवाता है, ईपीएफओ का भी यही करवाता है, और आईएएस का एग्जाम भी यही करवाता है। तो बहुत सारे एग्जाम करवाता है यूपीएससी, ठीक है। इसके बाद में एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जज वगैरह बनते हैं, पीसीजे के जो एग्जाम करवाते हैं, वो ये करवाता है। इनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ये स्टार्ट करो, स्टार्ट हो तो चुका है, बस सिलेबस डिस्कशन करते ही पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का जो पर्स होता है, जो जितना भी पैसा होता है, कहीं उसमें घोटाला तो नहीं हो रहा, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, ये सब हमें कैसे पता लगते हैं कि घोटाले किए इन सब ने, तो इन पर नजर रखने वाले आदमी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत का जो पैसा है, जो हम लोगों ने टैक्स के रूप में दिया है, उस पे पैसे पर इसको कुत्ता, मतलब डॉग कहा जाता है, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स, तो ये होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। फिर अब इसके बाद हम जुडिशरी में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ते हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, तो गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, और ये सब विधान परिषद, विधानमंडल, ये सब पढ़ते हैं हम जो है, ठीक है। इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, तो पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये हो गया। या फिर म्यूनिसिपैलिटी, जो शहरों में होता है उसे म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम कहते हैं, जो गांव में होता है उसी को पंचायती राज। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गांव का आदमी जब शहर में चले जाता है तो अपना नाम बदल लेता है, अपने पहनने का तरीका बदल लेता है, वही सब ये है। तो ये था आपका जो है यहाँ पर सिलेबस, ये था आपका सिलेबस। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला सिलेबस, इसकी पीडीएफ अभी डलवा दूंगा, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा और आपको पता रहेगा हमें किस सीक्वेंस में जो है पढ़ना है। अब हम जो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, आज का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का नाम क्या था, मैंने क्या बताया, हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो है स्टार्टिंग करेंगे। हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ये है हमारा पहला चैप्टर। पेपर पेन उठा लो। अब तक तो मैंने बताया था कि चलो ठीक है पीडीएफ मिल जाएगी, अब पेपर और पेन उठा लो, फटाफट से पेपर पेन उठाकर बैठ जाओ, और हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, ठीक है। चलिए, चलिए। तो सबसे पहली बात, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान का निर्माण। तो संविधान मैंने बताया था आपको, वो क्या है, रूल, बुक ऑफ रूल्स, जिसमें कायदा कानून लिखे होते हैं किसी भी देश के शासन या प्रशासन को चलाने के। इट इज अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री रन्स, किसी भी देश के शासन प्रशासन को चलाने वाली किताब को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। तो जनरली मैं जब क्लास में जाता हूं, पहले ऑफलाइन की मैं बताता हूं कि जब मैं क्लास में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों चलिए संविधान स्टार्ट करते हैं, और आप सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि चलो संविधान किसने बनाया। किसी भी क्लास में जाके पूछ लो किसी भी बच्चे से, बच्चे मतलब आंख बंद करते हैं और सीधा रिप्लाई करते हैं, सर हाँ किसने बनाया, बी आर अम्बेडकर ने। किसने बनाया, बी आर अम्बेडकर ने। बच्चे रिप्लाई करते हैं बी आर अम्बेडकर ने, जो कि 1000% गलत आंसर होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, मैं बच्चों की भी गलती नहीं कहता इसमें, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत आंसर है। आप लोग ये आंसर मत दे देना, आज के बाद आप लोगों को ये आंसर नहीं देना है कि हमारा संविधान बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया।
बाबा अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान था संविधान को बनाने में, और बहुत ही बड़ा योगदान था, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि पूरा का पूरा भारत का जो संविधान है वो बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया था या बाबा अम्बेडकर साहब ने बनाया था, ये गलत होगा। हालांकि हम इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, उसके अध्यक्ष बाबा साहब थे, तो इन्हें हम इसलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन वो इन्होंने नहीं बनाया था, राजेंद्र प्रसाद, नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं बनाया था। तो भारत का संविधान किसने बनाया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जनरली ये क्वेश्चन किस में आता है, या तो जीडी के एग्जाम में, या सीएचएसएल में, या फिर एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में। तो आंसर आप लोगों को टिक कर देना है कैबिनेट, नहीं कैबिनेट क्यों, एक मिनट क्यों नहीं रहा, तो आंसर आप लोगों को क्या टिक कर देना है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे संविधान को बनाया किसने? संवैधानिक सभा ने, संवैधानिक सभा ने हमारे संविधान को बनाया। तो आज के बाद अगर कोई पूछ ले संविधान किसने बनाया, तो संवैधानिक सभा ने बनाया, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि सर ये संवैधानिक सभा क्या थी, संवैधानिक सभा क्या थी, कैसे बनी थी, इसने संविधान को कैसे बनाया, क्या थी, कैसे बनी थी, इसने संविधान को कैसे बनाया, हम इस चीज की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूं कि बच्चे ये आंसर क्यों देते हैं बी आर अम्बेडकर। देखिए, आपने जब भी देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर जो है हमारे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को आपने जब भी देखा होगा, आपने कैसे देखा होगा? इनकी कहीं पर मूर्ति हो, स्टैच्यू हो, कुछ भी हो, कैसे देखा होगा? इनके हाथ में एक बुक रहती है और जिस पर क्या लिखा रहता है? भारत का संविधान। तो उस बुक पर क्या लिखा रहता है? भारत का संविधान। कहीं भी जाके देख लेना, ये जब भी इनका स्टैच्यू वगैरह बनाया जाता है तो उनके हाथ में बुक होती है, इस पर लिखा रहता है भारत का संविधान। इसलिए बच्चे आंसर देते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा। हमें ये याद रखना है, संविधान को बनाया था संवैधानिक सभा ने, और बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में हम जो आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास क्या निकल के आया कि सर संविधान को तो संविधान सभा ने बना दिया, लेकिन ये संविधान सभा कैसे बनी, ये संवैधानिक सभा बनी कैसे, और इसने संविधान बनाया कैसे? तो हमारे चैप्टर के कितने पार्ट हो गए? हमारे चैप्टर के 2 पार्ट हो गए कि सर क्या, एक तो हो गया संवैधानिक सभा बनी कैसे। मैं कोई यहाँ टिपिकल लैंग्वेज यूज करने वाला नहीं हूं, कोई बुक वाली लैंग्वेज यूज करने वाला नहीं हूं, नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, ताकि आप सबके समझ में आ जाए। देखिए, संवैधानिक सभा बनी कैसे, हिंदी में अगर कुछ गलत भी हो जाए या थोड़ा राइटिंग वाइटिंग जैसी भी है उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संवैधानिक सभा बनी कैसे, गलत भी हो जाए या समझ लेना यार, भावनाओं को समझो ना तुम। संवैधानिक सभा बनी कैसे, और इस सभा ने, जो संवैधानिक सभा थी, इस सभा ने संविधान बनाया कैसे, बनाया कैसे। हमारे चैप्टर के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट को जो उठाएंगे और एक एक पार्ट को जो है समझाएंगे, ठीक है। क्लास का टाइम क्या है, काफी दिनों बाद आया हूं। क्लास का टाइम जो जीएस वाली का रहने वाला है वो रहेगा 7:30 से 8:45 बजे तक, 7:30 से 8:45 बजे तक। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अपना संविधान सभा बनी कैसे, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और बाद में देखेंगे संविधान बनाया कैसे। तो हेडिंग डाल लो, सबसे पहली हेडिंग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके 2 पार्ट, साथ की साथ नोट करते जाओ पेपर और पेन उठा के। कसम है तुम्हें जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी कसम है, पेपर और पेन उठाकर बैठ जाओ भाई साहब। सिलेक्शन तभी होगा, मैं बात गारंटी ले रहा हूँ सिलेक्शन की, लेकिन तब लूंगा जब तुम मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे, जितना मैं उतना पढ़ाओगे। बहुत ही लिमिटेड पढ़ाऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा तुम्हें जो एग्जाम में आता है डायरेक्टली। बहुत ज्यादा इतनी बड़ी बुक है, उसको पढ़ाने बैठ गया ना, कम से कम 4 महीने तो पॉलिटी खा जाएगी, 5 महीने कम से कम। लेकिन उतना ही पढ़ाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको बहुत ध्यान से पढ़ लो। संविधान, ये ऐसे 2 पार्ट कर दो, यहाँ पर लिख दो संवैधानिक सभा बनी कैसे और संविधान सभा ने संविधान बनाया कैसे। आ जाओ आगे, समझते हैं अब। तो हम बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग लिखो आगे, 1934 में, क्या 1934 का वो साल था, 1934 का वो साल था जब जब एक आदमी था, उस आदमी का नाम था एम एन रॉय। क्या नाम था? एम एन रॉय। 1934 का वो साल था, एक आदमी का नाम था एम एन रॉय।
इन्होंने पहली बार क्या दिया? आइडिया दिया। आइडिया का मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में? विचार दिया। ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में साथ साथ लिखते जाओ। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया, क्या विचार किया कि सर भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। भारत का संविधान बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है, मैं प्रीवियस ईयर तुम्हें दिखाऊंगा जब समझ आएगा कि संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया देने वाला सबसे पहला आदमी कौन था? तो भाई कौन था? एम एन रॉय। और आइडिया कब दिया था? 1934 में। अगर यहाँ किसी बच्चे ने या जो भी पढ़ रहा है उसने कहीं पर यह सुना है, कहीं पर यह सुना है कि इसका जो आइडिया दिया गया था वो स्वराज बिल में दिया गया था। कब? स्वराज बिल में, बाई बीजी तिलक। कई बार क्रॉस क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बताते हुए चलता हूं, दिमाग में बिल्कुल मत रखना। स्वराज बिल, इसे हम स्वराज बिल कौन लेके आया था? बीजी तिलक लेके आए थे। लेकिन भाई इसमें क्या था? इसमें हमसे कहा गया था कि लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं। राइट टू इक्वलिटी होता है लोगों के पास, राइट टू प्राइवेसी होता है, निजता का अधिकार होता है लोगों के पास, और कई सारे अधिकार होते हैं। लेकिन इसमें संविधान सभा का जिक्र नहीं किया गया था। और हम बात करें ऑफिशियली, अगर क्वेश्चन बनता है और हमें आंसर सही करके आना है तो हम आंसर क्या करेंगे? एम एन रॉय टिक करेंगे 1935 में। तो स्वराज बिल की बात मत करना तुम गलती से भूल कर भी, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और उससे अगले साल 1935 में, 1934 में एम एन रॉय ने कहा, और 1935 में जो स्लो चलने वाली बात होगी, स्टार्टिंग से 2 से 3 क्लास में स्लो चलने वाला हूं, ठीक है? डेली क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल डेली रहेंगी। तो 1935 में आईएनसी, आईएनसी का मतलब समझते हो? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी है? आज जो कांग्रेस है जिससे राहुल गांधी बिलोंग करते हैं, जी हाँ, मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने संवैधानिक सभा की डिमांड कब करी? क्या करी? डिमांड करी। डिमांड करी कब करी? 1935 में। तो 1935 का वो साल था जब आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड की थी कि हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? एक संवैधानिक सभा बननी चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड कब किया था? औपचारिक रूप से डिमांड कब की थी, पेश कब की, अपनी डिमांड को सामने कब रखा था? 1935 में। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन यहां से हो गए। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर लगाया है तो उसको पता होगा, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन हमने यहां से कवर किए। इसके बाद में जब चलते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं, चलो। तो इसके बाद में ये 1935 का ईयर था। इसके बाद में क्या हुआ? 1940 में अगस्त ऑफर आया। 1942 में जो है वो, बाद में 42 में, 44 में, 45 में क्रिप्स मिशन आया, वेवल प्लान आया। इन सब में, लेकिन इन सब में क्या था? इन सब में क्या था कि उन्होंने प्रपोजल दिया हमें संविधान सभा का। उन्होंने हमें, जैसे अगस्त ऑफर की बात करूं, चाहे मैं क्रिप्स मिशन की बात करूं, चाहे वेवल प्लान की बात करूं, उन्होंने हमें प्रपोजल दिया कि तुम्हारे लिए संविधान सभा होगी। लेकिन हमने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो लोग ऐसे कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद में तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाएंगे। भाई आज तो हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम पे खत्म हुआ था, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी तब तो हमें नहीं पता था ना कब खत्म होगा। जैसे आज पेंडेमिक चल रहा है, मैं कहूं तुम्हारी क्लासेस तो चलेंगी लेकिन पेंडेमिक के बाद चलेंगी, ये कौन सी बात हो गई भाई? पेंडेमिक के बाद चलेंगी? पेंडेमिक 2 साल तक नहीं खत्म हुआ, 4 साल तक नहीं खत्म हुआ, फिर क्या होगा? तो ऐसी चीज कहो ना जो बिल्कुल लॉजिकल हो। तो हमने उसको प्रपोजल को ठुकरा दिया था। और बाद में जो संवैधानिक सभा बनी थी, वो बनी थी, एक एक्ट आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसका नाम था कैबिनेट, क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था भाई? कैबिनेट मिशन प्लान। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। कब आया था ये? 1946 में। ठीक है, 1946 में एक प्लान आया था भारत में, जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसके 3 मेंबर थे। इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, मतलब ब्रिटेन से 3 मेंबर भारत में आए थे। उन मेंबर्स का नाम क्या था? उन मेंबर्स का नाम लिख लो, पैथिक। पहले का नाम था पैथिक, PETHIC के, पैथिक लॉरेंस।
दूसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। हिंदी में भी इनको ऐसे लिखेंगे, हिंदी में मैं बोल रहा हूं लिख लो। पहले का नाम हो गया पैथिक लॉरेंस हो गया, पैथिक लॉरेंस हो गया, हिंदी में लिख लो। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और तीसरे का नाम क्या हो जाएगा? स्टेफर्ड क्रिप्स। रिपीट कर देता हूं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 मेंबर थे। और इस मिशन को हम कैबिनेट मिशन क्यों बोल रहे हैं? कैबिनेट मिशन क्यों बोल रहे हैं? ये तीनों मेंबर क्या थे? ब्रिटेन, जैसे हमारे देश में कैबिनेट होती है ना, जो मंत्रिमंडल होता है, जो मोदी और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही जो ब्रिटेन की जो वो थी, क्या थी? कैबिनेट थी। ये तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, ठीक है भाई। नहीं 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 नहीं, ये 1942 में नहीं आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे अध्यक्ष? स्टेफर्ड क्रिप्स। उसमें भी यही 3 मेंबर थे। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, कंफ्यूज मत होना, उसमें भी यही 3 मेंबर थे, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन बोलते हैं, जो 42 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं। तीनों में मतलब दोनों मिशन में सेम मेंबर थे, चाहे क्रिप्स मिशन की बात कर लो चाहे कैबिनेट मिशन की, तो वहां कंफ्यूज मत होना कि 42 में आया था। 42 में क्रिप्स मिशन आया था, मेंबर यही तीनों थे, ठीक है। चलो, तो ये ब्रिटेन कैबिनेट के मेंबर थे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस प्लान के आधार पर क्या बनी थी हमारी? संवैधानिक सभा बनी थी। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, इतना लिख लिया है। चलो लिख लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या पूछ रहा है आपसे? देखो, तो मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आ गया है और इस प्लान में ये था, इस प्लान में ये था, क्या था? पहली बात तो ये कब आया था, जरा ये लिख लो। तो ये प्लान भारत में आया था 24 मार्च 1946 में। कब आया था भाई? 24 मार्च 1946 में, ठीक है ना। सर हम नहीं लिखे थे। कोई बात नहीं, नहीं लिखे थे तो पीडीएफ में लिखा हुआ है ये आपकी में, ठीक है। पीडीएफ में लिखा हुआ है, लो पेन का कलर चेंज कर लिया। तो ये भारत में क्या किसी पर्टिकुलर डेट को आया था? जी हाँ, पर्टिकुलर डेट को आया था। पर्टिकुलर डेट कौन सी थी? 24 मार्च 1946, वो पर्टिकुलर तारीख थी जिस दिन ये मिशन भारत में आया था। और इस मिशन ने अपनी जो योजना थी वो प्रकाशित कब की थी, पब्लिश कब की थी? तो इसने जो अपना प्लान पब्लिश किया था, प्लान पब्लिश किया था, प्लान पब्लिश को क्या बोलेंगे? योजना प्रकाशित जो की थी। रोज योजना प्रकाशित कब की थी? 16 मई 1946 को। तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया, कभी अगर पूछ ले तो 24 मार्च 1946 को। और इसने अपना जो प्लान पब्लिश किया था, जो अपनी योजना प्रकाशित की थी, वो थी 16 ऑफ मई 1946 को की थी, ठीक है भाई। चलो यहां तक क्लियर होगा। इस योजना में क्या लिखा गया था? इस योजना में क्या लिखा गया था? यहां तक लिख लिया है। इस योजना में क्या लिखा गया था, अब मैं आपको वो बता देता हूं, जरा देखो फटाफट से। देखिए, इस योजना में लिखा गया था कि भारत के लिए एक क्या होगी? भारत के लिए एक होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के लिए एक बनेगी संवैधानिक सभा। कि जी हाँ, क्या बनेगी? संवैधानिक सभा। कि ठीक है, उसमें टोटल कितने मेंबर होंगे? उसमें टोटल मेंबर होंगे 389। कितने मेंबर होंगे? 389। भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनेगी और उसमें टोटल मेंबर कितने होंगे? 389 मेंबर होंगे। ये किस में लिखा गया था? कैबिनेट मिशन प्लान में। इन 389 मेंबर्स को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में। कितने कितने? 292, 292। और दूसरा कितने पार्ट में बांटेंगे? इसको चलो मैं एक बड़े उसमें लिख देता हूं, ठीक है, जरा लिखना यहां पर। देखो यहां
जो भारत की संवैधानिक सभा होगी उसमें टोटल कितने मेंबर होंगे, क्या बताया मैंने, 389। इनको हम कितने पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में, क्या 296 और 93, 296 और 93। तो जो 296 मेंबर होंगे ये कौन होंगे, ये होंगे ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से ये मेंबर होंगे, किससे, ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से। तो ये 93 मेंबर किससे होंगे, 93 मेंबर होंगे प्रिंसली स्टेट से, किससे, प्रिंसली स्टेट्स। अभी समझाता हूं ये क्या होती थी, देसी रियासतें। कि भाई साहब संवैधानिक सभा में मेंबर होंगे 389 में से 296 एक तरफ होंगे और 93 एक तरफ होंगे। 296 कहां से चुने जाएंगे, ब्रिटिश इंडिया से। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या है, अंग्रेज भारत में आए थे लेकिन वो पूरे भारत पर तो शासन नहीं कर रहे थे। अंग्रेज भारत में आए थे लेकिन वो पूरे भारत पर तो शासन नहीं कर रहे थे। तो जितने भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे उस भारत को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया। जितने भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे उस भारत को हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया या फिर ये ब्रिटिश भारत, उसको हम जो कहते हैं। दूसरा, जिस भारत पर अंग्रेज शासन नहीं कर रहे थे वहां पर कौन शासन कर रहा था फिर, तो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे क्या होते थे, छोटे छोटे एरियाओं के कहीं पर सरदार होते थे, कहीं पर नवाब होते थे, कहीं पर राजा होते थे। तो जैसे आपने सुना होगा लखनऊ के नवाब, सुना है ना, कहीं पर रानी होती थी, कहीं पर महारानी होती थी। तो छोटे छोटे एरियाओं के जो हेड होते थे, सरदार होते थे, उन्हीं की हुकूमत चलती थी उस एरिया में। उसको हम क्या बोलते थे, देसी रियासत। आपने सुना होगा 550 से ज्यादा देसी रियासतें थी। उन सबको मिलाकर भारत में मिलाया, उन सबको लेकर आए कौन, कौन लेकर आए, जो हमारे पटेल साहब थे, सरदार पटेल साहब। इसी के लिए हमने जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया है जो गुजरात में। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, ये कैसे बांटा गया था, 389 को 296 में और 93 में। सर 292 होगा। फिर वही बात मैंने तुमसे क्या बोला कि अगर मैं पढ़ा दूं उसके बाद में तुम्हें कोई डाउट हो तुरंत कमेंट कर देना, लेकिन पहले पढ़ाने तो दो, मैं आगे तो मैं तुम्हें बताता हूं 292 कैसे नहीं होगा, समझो जरा। तो इसको बांटा देसी रियासतें। अब देखो देसी रियासतें वो तो जानती नहीं इलेक्शन का मतलब, इलेक्शन क्या होगा। तो यहां से लोगों को क्या किया जाएगा, ये जो 93 लोग हैं इन्हें क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नॉमिनेट समझते हो ना, मनोनीत, या फिर कह सकते हैं नामांकित। मतलब इन्हें जो यहाँ पर राजा होगा या रानी होगा या निजाम होगा, नवाब होगा, वो कह देगा किसी भी आदमी से, हाँ भाई तू संविधान सभा में चला जा, तो ये आदमी चला जाएगा। लेकिन ये जो 296 सीटें थी ये कहां से थी, ब्रिटिश इंडिया से। और आपको पता है जहां ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होना था इलेक्शन। क्या होना था, इलेक्शन। तो क्वेश्चन कैसे बनता है हमारा, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये जो संविधान सभा की सीटें थी 389 सीटें, क्या ये इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी, इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी। यहां पर निर्वाचन हुआ था, इलेक्शन को क्या बोलते हैं, निर्वाचन। तो ये पूछता है यहां पर निर्वाचन हुआ था या फिर इलेक्शन, इलेक्शन हुआ था या फिर क्या हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था। बताओ भाई क्या हुआ था, इधर इलेक्शन हो रहा है इधर नॉमिनेशन हो रहा है, तो दोनों चीजें हो रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। कुछ सीटों पर इलेक्शन हुआ था और कुछ सीटों पर जो है मनोनीत किया गया था, लोगों को नामांकित किया गया था, ठीक है। तो वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या संविधान सभा इलेक्टेड थी पूरी की पूरी, नहीं। क्या संविधान सभा पूरी की पूरी मनोनीत थी, नहीं। कुछ लोग इलेक्टेड थे, कुछ लोग मनोनीत थे, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको आगे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। चलिए, तो ये थी, लेकिन हुआ ये, अब देखो 296 सीटें थी, इनको फर्दर बांटा गया। कैसे बांटा गया, इनको बांटा गया 292 प्लस 4, 292 प्लस 4 ऐसे बांटा गया इन सीटों को। ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये अगर एक बार ध्यान से सुन लिया यहां पर तो समझ में आ जाएगी, और नहीं सुना तो इस बात की गारंटी दे रहा हूं ध्यान से मत सुनो और तुम्हारे ये 2 दिन बाद कंफ्यूजन पैदा ना कर देना। तो फिर कहना कि सर 73 क्या था, 292 क्या था, 4 क्या था, समझ में नहीं आएगा टोटल सीटें कितनी थी कितनी नहीं थी, किसको कहां बांटी गई थी। तो इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुन लो, इनको 292 प्लस 4 में बांटा गया था। अब 292 कैसे थी, 292 वो थी जो प्रोविंस से आनी थी, कहां से, प्रोविंस से।
11 प्रोविंस होती थी, वहां से आनी थी। अब प्रोविंस क्या होती है समझा रहा हूं, अभी रुक जाओ। और 4 कहां से आनी थी? चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी से आनी थी कि सर ये कैसे? चीफ कमिश्नरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य मुख्य आयुक्त प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत। और प्रोविंस को क्या बोलते थे? प्रांत। यहां पर कौन होता था प्रोविंस में? गवर्नर होता था। देखिए समझिए, आज जैसे हम राज्य कहते हैं ना, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये क्या है? राज्य हैं। तो ये जो राज्य होते थे उस टाइम पे क्या थे? 11 राज्य होते थे, प्रोविंस। प्रोविंस कुछ नहीं है, उस टाइम पे नाम होता था प्रोविंस, आज हमने कर दिया स्टेट। तो ये राज्य ही होते थे। जैसे पाकिस्तान में आज भी प्रोविंस बोलते हैं, राज्य नहीं बोलते। तो ये प्रोविंस होते थे, 11 प्रोविंस। अच्छा, आज आपने यूनियन टेरिटरी देखा है? जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार। तो आज जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उस टाइम पे उनको क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नरीज। तो आज के आप कह सकते हो कि ये जो स्टेट होती हैं वो कितनी, वहां से कितनी सीटें आनी थी? 292। और आज की जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उनमें से कितनी सीटें आनी थी? 4। तो इसका मतलब यूनियन टेरिटरी उस टाइम पे कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। कौन कौन सी वो भी लिख लो। दिल्ली, सबसे पहली लिख लो दिल्ली। दूसरी हो जाएगी कुर्ग, कुर्ग COORG, कुर्ग। तीसरी हो जाएगी अजमेर। कौन सी हो जाएगी? अजमेर। और चौथी हो जाएगी बलूचिस्तान। ये 4 यूनियन टेरिटरी होती थी उस टाइम पर। यूनियन टेरिटरी कहें या फिर कह सकते हैं हम चीफ कमिश्नरीज होती थी। कौन कौन सी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान, ये 4 होती थी। ठीक है। अगर हम प्रांत की बात करें तो 11 प्रोविंस होती थी बहुत सारी। जैसे आपने बंगाल प्रोविंस सुनी होगी, मद्रास प्रोविंस सुनी होगी, बॉम्बे प्रोविंस सुनी होगी। तो इस हिसाब से जो प्रोविंस होती थी राज्य होते थे। ठीक है। वहां से कितनी सीटें आनी थी? 292। और 4 सीटें यहां से आनी थी। एक बार फिर से समझा देता हूं। मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली। हाँ, तो ये अजमेर राजस्थान में हो गया ना। बिल्कुल, राजस्थान वाला अजमेर। टोटल संविधान सभा में 389 सीटें, इनको बांटा गया 296 और 93। 296 कहां पर? जहां पर अंग्रेज करते थे। भारत के जिस हिस्से में अंग्रेज शासन करते थे वहां कितनी सीटें? 296। और जिस हिस्से में अंग्रेज शासन नहीं करते थे, देशी रियासतें होती थी, वहां 93 सीटें। यहां पर ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन होना था, तो इनको फर्दर बांटा गया था। कैसे? 292 सीटें कहां से? 11 प्रोविंसेस से। और 4 सीटें कहां से? चीफ कमिश्नरी से। ठीक है, जो आज की यूनियन टेरिटरी होती हैं। और ये क्या है? आज की स्टेट होती है। दूसरी बात, वहां से तो देशी रियासत है, आप समझ गए। अब देखिए इलेक्शन कैसे होना था, इसकी बात भी सुन लो। इस इलेक्शन को हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कहते, बहुत कंफ्यूजिंग है। इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम है। इस चैप्टर में मैं बार बार कहता हूं मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़े से कम है और इसमें थोड़ा सा चीजों को हमें याद रखना पड़ता है। मान लो इस टाइम पे इतनी प्रोविंस होती थी तो ये तो होती थी, प्रोविंस होती थी तो ये तो होती थी 4। कहीं पर भी कॉन्सेप्ट वाली बात होगी वहां मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप पहला चैप्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है। चलिए अब सुनिए कि ये जो इलेक्शन होना था इसमें हमको डायरेक्ट वोट नहीं डालना था। इसमें इसमें कैसे होना था ये इलेक्शन? जैसे ये है जनता। कौन है? जनता, या फिर हम इसको कह सकते हैं पब्लिक। तो ये पब्लिक वोट डालती है किसके लिए? आपने आज देखा होगा, हम क्या है, राज्य में हमारी राज्य विधानसभा होती है ना, राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो हमारे कौन होते हैं? विधायक होते हैं। अच्छा, जो सेंटर में होता है जो तो संसद होते हैं, वो तो संसद होते हैं, वो तो बड़े लेवल पे होते हैं। जो राज्य के लेवल पर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम विधायक बोलते हैं। और राज्य में क्या होती है? विधानसभा। और सेंटर में क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। उसको हम सब समझेंगे क्या होता है कैसे। लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है और राज्य में विधानसभा। तो जनता क्या करती है? विधानसभा को चुनती है। विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस विधानसभा ने किसको चुना था? संविधान सभा को, या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। समझ रहे हो? मतलब जनता ने विधानसभा को चुना और विधानसभा ने संविधान सभा को चुना। तो क्या जनता ने डायरेक्टली वोट डाला? नहीं। जनता ने वोट डाला किसके लिए? जनता ने वोट डाला विधानसभा के लिए और विधानसभा ने वोट डाला संविधान सभा के लिए। समझिए, जनता, हम लोगों ने वोट डाला राज्य में विधानसभा के लिए
और विधानसभा ने वोट डाला संविधान सभा के लिए, तो जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं इलेक्टेड है, जनता के द्वारा क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो क्वेश्चन बनता है, क्या संविधान सभा डायरेक्टली इलेक्टेड थी या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड? डायरेक्टली इलेक्टेड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी? बताइए फटाफट से। तो जनता के द्वारा क्या हो जाएगी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एक चीज और समझ लो फटाफट से, आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे, बस एक दो चीजें और सुन लो फटाफट से, बस एक दो चीजें और सुन लो। ये लिख लिया है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए, ले लिया होगा। अब मेरी बात सुनो फटाफट से, कि ये जो सीटें थी, ये सीट कैसे बांटी गई थी? ये थी एक सीट इज इक्वल टू 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख लोगों पर संविधान सभा में कितनी सीट थी? एक सीट थी। संविधान सभा में 10 लाख लोगों पर कितनी सीट थी? एक सीट थी। तो ये चीज समझ लेना, 1 सीट इज इक्वल टू 1 मिलियन पॉपुलेशन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, अब आ जाओ जरा फटाफट से इधर, मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ। ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया था। देखिए, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान व्हिच came to India in 1946, or M.N. Roy was the first Indian who came with an idea of Constituent Assembly in 1934. INC first time in 1935 officially demanded Constituent Assembly. मतलब ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर हिंदी में लिखा हुआ है। संविधान सभा कैसे बनी, इसके बाद में कंपोजिशन, कहां से कितने मेंबर थे? टोटल 389 मेंबर थे। 292 कहां से थे? ब्रिटिश 296 ब्रिटिश इंडिया थे, जिसमें 296 में से 292 कहां से थे? 11 प्रोविंसेस से। 292 कहां से थे? 11 प्रोविंसेस से। एंड 4 कहां से थे? कमिश्नरीज से। 296 में से या 11 प्रोविंसेस से थे 292 और 4 कमिश्नरीज से थे 4 मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने थे? 296। संविधान सभा में 389, लेकिन ब्रिटिश भारत में 296 ब्रिटिश भारत में, और प्रिंसली स्टेट्स में कितने? 93। ये मैंने तुम्हें अभी बताया ही था। ये सब आपकी पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेंशन किया हुआ है। कैसे? टोटल मेंबर थे 389, इसमें से 296 कहां से थे? प्रोविंस और कमिश्नरीज से, और 93 कहां से? प्रिंसली स्टेट से। इनका क्या था? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि मैंने बताया जनता ने विधानसभा को, विधानसभा ने संविधान सभा को, तो ये होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और ये वाले क्या थे? नॉमिनेटेड। प्रिंसली स्टेट्स वाले कहां से थे? नॉमिनेटेड थे। समझ रहे हो? तो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था जनता के द्वारा, मतलब, और इनको क्या था? नॉमिनेशन था, नामांकन था। तो भाई ये थी आज की आपकी क्लास। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, पहला चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा हमें चीजों को क्या करना पड़ता है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है, हमें चीजों को समझना पड़ता है। क्योंकि मान लो इतनी स्टेट थी तो थी, इतनी जो है देसी रियासतें थी तो थी, तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि कुछ लोगों को, अच्छा जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करना, जो मैंने पढ़ाया ना इसको ना कल रिवाइज कर लेना मॉर्निंग में, इसको कल मॉर्निंग में रिवाइज कर लेना, और कल शाम को फिर हमारी क्लास होगी और हम क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आज मैंने क्या किया है, आज हमने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, स्टार्टिंग में हमने शेड्यूल वगैरह भी समझा था, इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए। कल से क्या होगा, स्टार्टिंग के 1 घंटे होगी, 60 मिनट होगी आपकी क्लास। स्टार्टिंग के जो 60 मिनट होंगे, 1 घंटा होगा, 7:30 से 8:30, वो होगी आपकी क्लास। और बचे हुए 10 से 15 मिनट में मैं आपको करवाऊंगा एमसीक्यू। जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम डेली की डेली देखेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। फटाफट से खाना खा लीजिए, और खाना खाने के बाद में फिर से आ जाइए, हाजिर हो जाइए, क्योंकि 9 बजे से आने वाले हैं धड़ सर, बिल्कुल रोशन सर आने वाले हैं, धड़ सर आने वाले हैं 9 बजे से। तो फटाफट से खाना वाना खा लीजिए और फिर से आ जाइए क्लास में। चलिए, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।